नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 7वीं क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से पढ़ा था और आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब सौरमंडल के अंदर केवल सूर्य और उसके परिवार की चर्चा करेंगे हम। हमारा आज का टॉपिक है सौरमंडल, यानी कि सौर परिवार। ये एक सूरज का परिवार है। जैसे किसी फैमिली के अंदर एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसी प्रकार से ये पूरा सौर परिवार है और इसका जो हेड है, इस फैमिली का जो हेड है वो सूर्य है। अब एक परिवार के अंदर ताऊ जी, चाचा जी, पापा जी, बुआ जी, बड़े भाई बहन वगैरह, छोटे भाई बहन इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार से इस सौर परिवार के अंदर भी सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, इस तरीके के जो पिंड हैं ये इस सौर परिवार के भाग होते हैं। तो सौरमंडल के अंदर हम सबसे पहले उसका जो हेड है, जो हेड ऑफ द फैमिली है सूर्य, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सूर्य की चर्चा करते समय हम सबसे पहले सूर्य की भूमिका पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं और इसी क्रम में हम जानेंगे कि सूर्य की पृथ्वी के संदर्भ में क्या क्या स्थितियां हैं, कितनी दूर है सूर्य से, वजन कितना ज्यादा है, आयतन में कितना ज्यादा है सूर्य। इस प्रकार की चर्चा हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ कि सूर्य की स्थिति कैसी है इस परिवार के अंदर। केंद्रीय स्थिति है सूर्य की। सूर्य की स्थिति केंद्रीय है। केंद्रीय स्थिति किस प्रकार से, ये देखिए, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं और सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा करते रहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये जो मैं बना रहा हूं, ये परिक्रमण मार्ग है इन सभी ग्रहों के सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। और जिस आकार में मैं आपको ये दिखा रहा हूं ग्रहों की स्थिति को, उसी आकार में ये सारे ग्रह हैं। सबसे नजदीक बुध है, सबसे जो पास है सूर्य के ग्रह इस सौर परिवार के अंदर वो बुध है, फिर शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन सभी ग्रहों की चर्चा हम बाद में करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज हम सूर्य पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो सूर्य की स्थिति केंद्रीय है। इस केंद्रीय स्थिति को आप देख सकते हैं। चारों तरफ ये ग्रह जो है, बुध सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है इस प्रकार से, शुक्र भी परिक्रमा कर रहा है इस प्रकार से, यानी कि सूर्य केंद्र में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक बार फिर से मिटा देता हूं, आप देख लीजिए। कुछ बच्चों का कहना है कि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो मैं ये थोड़ा जल्दी चीजों को निपटाऊंगा, महत्वपूर्ण चीजों को जल्दी समझाऊंगा आपको। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इनके परिवार के बारे में। सौरमंडल में, सौर परिवार में कौन कौन शामिल रहते हैं। खुद सूर्य है, ग्रह है, ग्रह के भी उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं,
उल्का, उल्का पिंड, ये मिलकर सबके अंतर बताऊंगा। ये उल्का और उल्का पिंड में अंतर होता है, ठीक है, एक चीज नहीं अंतर होता है, इसमें बताऊंगा मैं जब चर्चा करूंगा आगे। तो इस प्रकार से ये सब कुछ तारे, ये सब चीजें मिलकर के क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करती है। ये सारी चीजें सौर परिवार का निर्माण करते हैं और उसका हेड कौन है, सूर्य है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। सूर्य इस सौर परिवार के अंदर या सौर मंडल के अंदर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर या चंद्रमा पर यानी किसी भी ग्रह पर या ग्रह के उपग्रह पर या किसी भी पिंड पर जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा है उस पर ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। क्योंकि इन सभी बॉडीज के ऊपर, ये सभी पिंडों के ऊपर जो ऊर्जा है वो अपनी नहीं है, प्रकाश है या तापमान है वो अपना नहीं है, वो सब सूर्य से आता है, सब सूर्य से आता है। सूर्य से ही इन पर पहुंचता है, तापमान हो चाहे प्रकाश, तो इन पर अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती, सूर्य से ही वो एनर्जी आती है। तो महत्वपूर्ण बात, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। दूसरी बात, सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन अणु किसमें बदलते रहते हैं, हीलियम अणु में, हीलियम के परमाणु में बदलते रहते हैं। हाइड्रोजन के अणु हीलियम के परमाणु बदलते रहते हैं और इसी कारण से क्रिया होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और इस क्रिया से क्या होता है, इस क्रिया से अपार ऊर्जा निकलती है, अपार ऊर्जा निकलती है, अपार ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ये बात आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन अणु जो है टूट करके हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं। जो केंद्रीय परत है सूर्य की, सूर्य में भी 6 परतें होती हैं, ये भी बताऊंगा अभी आपको, सूर्य के अंदर 6 परतें होती हैं और जो केंद्रीय परत है जिसको कोर कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन के अणु हीलियम में कन्वर्ट होते जाते हैं और ये फ्यूजन होता है ना, हाइड्रोजन अणुओं का फ्यूजन होता है हीलियम अणु के अंदर और वो नाभिकीय संलयन कहलाती है क्रिया, है ना, नाभिकीय संलयन कहलाती है और इसमें ऊर्जा निकलती है बहुत ज्यादा, जिसके कारण सूर्य पर इतना टेम्परेचर होता है। यह बात समझ के होंगे। अब मैं सूर्य की संरचना के बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा में लेके आता हूं। यहाँ सूर्य की संरचना, ठीक है, ऐसा है कि सूर्य हमको एक धधकता हुआ गोला दिखाई देता है, ठीक है, और धधकता हुआ गोला हमको ये लगता है कि ये अपने आप में एक ठोस गोला है और बाहर ये लपटें दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। सूर्य केंद्रीय भाग में ठोस है, लेकिन बाहरी जो कुछ परतें हैं, जो मैंने 6 परतें आपको बताई हैं संरचना के अंदर, सूर्य की संरचना में कितनी परतें हैं, 6 परतें हैं। इन परतों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए ये केंद्रीय परत है, ये केंद्रीय परत है और इस केंद्रीय परत का जो नाम है वो है कोर। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, हीलियम में फ्यूजन होता रहता है उनका, हीलियम में
कन्वर्ट होते रहते हैं तो उससे ऊर्जा निकलती रहती है, तो ये घटना कहां पर होती है? ये घटना कोर के अंदर होती है। ये घटना कहां पर होती है? कोर के अंदर होती है। ये घटना कोर के अंदर होती है हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट होने की, और इससे क्रिया को जो मैंने नाम बताया था उसका नाम क्या था? नाभिकीय संलयन होता है। उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं उस क्रिया को। तो नाभिकीय संलयन से सूर्य के कोर में ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, ठीक है, और हाइड्रोजन के अणु जो है हीलियम में कोलाइड होते जाते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो परत है, सेकंड परत जो है उसकी बात करें तो ये जो सेकंड परत है, इस सेकंड परत का नाम है रेडियोटिव जोन। सेकंड परत का नाम है रेडियोटिव, रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियोटिव जोन। इस रेडियोटिव जोन जो कि दूसरी परत है, इस परत के अंदर क्या चीजें होती है कि जो केंद्र में ऊर्जा जो निकलती है, फोटोन के रूप में, याद रखेंगे फोटोन के रूप में, मैं यहां देता हूं फोटोन के रूप में जो ऊर्जा निकलती है, ये फोटोन रूपी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती जाती है? ये लाइट यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। मैं यहां लिख देता हूं फोटोन ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ऊर्जा लाइट में, यानी प्रकाश। यहां पर प्रकाश नहीं है इस जगह पर, केंद्रीय भाग में यहां पर है प्रकाश, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रकाश यूनिट के रूप में लाइट में, या मैं इसको लिखूं प्रकाश यूनिट में बदलती है। फोटोन ऊर्जा प्रकाश यूनिट में बदलती है। यहां तो फोटोन के रूप में ऊर्जा बनी, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, और न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद में यहां पर जो फोटोन है वो प्रकाश के रूप में बदलते हैं। अब जो तीसरी परत है, उस तीसरी परत की बात हम कर रहे हैं, इसके चारों तरफ। इस तीसरी परत का नाम है तीसरी परत का नाम है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है कि फोटोन जो है प्रकाश यूनिट में बदलते हैं इस दूसरे वाले में, लेकिन तीसरे वाली परत में क्या होता है कि फोटोन जो है हीट जनरेट करते हैं, यानी कि ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, यानी कि फोटोन जो है ऊष्मा में बदलते हैं। सेकंड वाली परत में प्रकाश में बदल रहे थे, और इस परत के अंदर कनेक्टिव जोन के अंदर ऊष्मा बदलते हैं। तो ये तीसरी परत है। अब चौथी परत की बात करें तो चौथी परत एक्चुअली क्या है? चौथी परत, पांचवी परत और छठी परत, ये गैसीय अवस्था है। एक्चुअली ये गैसीय अवस्था है। हालांकि जो फोटोन है, ये फोटोन वाली जो एरिया है, ये वाला केंद्रीय परत, कोर जिसको कहते हैं, कोर कैसी है? ठोस है। कोर ठोस माना गया है। कहा जाता है कि ये थोड़ा सा अन्य भागों के मुकाबले, ये ध्यान रखेंगे, पृथ्वी जैसी ठोस नहीं है ये, ठीक है। अन्य भागों के मुकाबले, जैसे बाहरी परतें हैं, इनके मुकाबले इसके अणु और परमाणु पास है ना। हालांकि सूर्य तो गैस का गोला है पूरा का पूरा ही, ठीक है। तो ये चौथी परत जो है, इस चौथी परत को
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी परत को कहा गया है प्रकाश मंडल। इसको कहा गया है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल एक्चुअली में क्या है, इसको पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, चौथी परत क्या है प्रकाश मंडल के रूप में, और इसको दीप्तिमान, दीप्तिमान स्तर भी कहते हैं, दीप्तिमान स्तर भी कहते हैं इसको, दीप्तिमान स्तर भी कहते हैं इसको, और इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं, इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है, सूर्य ग्रहण यदि हो जाए, यदि सूर्य ग्रहण की स्थिति आ जाए, सपोज कीजिएगा मैं यह डायग्राम बना के बताता हूँ, ये सूर्य है और सूर्य ग्रहण हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण होने पर ये बीच में ये सारा हट जाएगा सूर्य, लेकिन इसके किनारे किनारे पर यहाँ पर एक प्रकाश वलय दिखाई देगा, प्रकाश वलय दिखाई देगा, और इसी को कहते हैं हम, प्रकाश वलय को कहते हैं हम क्या, प्रकाश मंडल। जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, और सूर्य ग्रहण की स्थिति में, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा से ढक जाता है सूरज पूरा, तो चंद्रमा आ जाने से सूरज के केवल चारों तरफ से रोशनी आती दिखाई देती है, बीच में ढक देता है चंद्रमा पूर्ण रूप से। जब बीच में ढक देगा, चारों तरफ से रोशनी दिखाई देगी, तो वो जो रोशनी दिखाई देने वाला जो भाग है चारों तरफ से, उसको कहते हैं प्रकाश वलय या प्रकाश मंडल या दीप्तिमान स्तर और फोटोस्फीयर, उसी को कहते हैं, है ना। और ये कहा जाता है कि ये जो प्रकाश वलय है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विकिरण होता है, बहुत खतरनाक वाला विकिरण होता है इस प्रकाश मंडल के अंदर। अब इसके अगली वाली में फर्क है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इस परत को कहते हैं वर्णमंडल। ये जो चौथी परत है, ये वाली है, ठीक है, इसको कहते हैं वर्णमंडल। और वर्णमंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोस्फीयर। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोस्फीयर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये गैसीय अवस्था होती है और इसमें रंगीन प्रकाश, रंगीन प्रकाश बाहर आता हुआ दिखाई देता है। और ये रंगीन प्रकाश एक्चुअली होता क्या है, ये गैसें होती हैं, ये गैसें होती हैं, लपटें होती हैं, ये एक्चुअली ये लपटें होती हैं, लपटों के रूप में, लपटों के रूप में रंगीन प्रकाश दिखाई देता है। सूर्य के चारों तरफ जब गौर से देखें ना, तो सूर्य के चारों तरफ कुछ रंगीन सी लाइट दिखाई देती है बहुत ज्यादा, तो वो रंगीन सी लाइट क्या है, वो वर्णमंडल है, क्रोमोस्फीयर है, जिसमें रंगीन प्रकाश होता है और गैसों के रूप में रहता है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि ये रंगीन जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो कलर होता है वो हल्का सा गुलाबीपन रहता है, हल्का सा गुलाबीपन। ये मैं ध्यान देता हूं, गुलाबीपन रहता है इस रंगीन प्रकाश में, गुलाबीपन सा रहता है, ठीक है। और अब ये कितनी परतें होगी हमारी, देखिए यहां पर मैं मेंशन करता हूं, एक परत, 2, 3, 4, 5। अब सबसे लास्ट में एक परत है, छठी परत, लास्ट परत है छठी परत, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में सूर्य की संरचना वाला ये मामला यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ये छठी परत मैंने यहाँ कर दी। और इस छठी परत का जो नाम है, इसका नाम है प्रभामंडल। इसका नाम है प्रभामंडल। और ये प्रभामंडल जो है, ये जो लास्ट परत है, इसको प्रभामंडल कहते हैं। और इसी को एक नाम है इसका कोरोना, कोरोना भी इसी को बोलते हैं, किरीट भी इसी को बोलते हैं,
इसके क्या अलग नाम है, प्रभामंडल कह लो, कोरोना कह लो, किरीट कह लो, है ना। और इसी को सूर्य मुकुट भी कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी इसी को कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी इसी को कहते हैं ना। ये तमाम नामों से इसको बुलाया जाता है और ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है और इसका घनत्व सबसे कम है, इस परत का घनत्व सबसे कम होता है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये केंद्रीय परत है, केंद्रीय परत को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो कोलाइड करते रहते हैं हीलियम के अंदर और इस प्रकार से इसमें ऊर्जा निकलती रहती है। दूसरी जो परत है ये वाली, इस दूसरी परत का जो नाम है वो रेडियोटिव जोन है और इसके अंदर फोटोन लाइट यूनिट के रूप में, फोटोन लाइट यूनिट के रूप में जिनका की निर्माण केंद्रीय परत में हुआ है, फोटोन्स का निर्माण केंद्रीय परत में हुआ है और दूसरी परत में वो लाइट यूनिट के रूप में बदलते रहते हैं। तीसरी जो परत है, तीसरी परत का नाम है कनेक्टिव जोन। इस कनेक्टिव जोन में जो फोटोन है वो हीट के रूप में बदलते रहते हैं, हीट में बदल जाते हैं यानी टेम्परेचर में बदल जाते हैं। और जो चौथी परत है, चौथी परत का जो नाम है वो है प्रकाश मंडल। इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं, इसको दीप्तिमान परत भी कहते हैं, दीप्तिमान स्तर भी कहते हैं। ठीक है, चौथी परत के अंदर क्या होता है कि इसमें जो हमको जो दिखाई देता है ना, जो बाहर जो सूर्य की जो परत हमको दिखाई देती है जिसको कहते हैं सूर्य सतह, एक्चुअली में सूर्य सतह यही है, सूर्य सतह जिस चीज को कहते हैं ना वो सूर्य सतह यही है, जो हमको सूर्य की सतह दिखाई देती है ना बाहर से, वो यही है चौथी वाली परत जो है। और इसके बाहर के ये जो दो परतें हैं ये आभासी हैं, दोनों हमको दिखाई देती है, कुछ रंगीन सा दिखाई देता है और कुछ बाहर की एक प्रकाशीय परत सी दिखाई देती है, किरणें जैसे फैली हुई सी दिखाई देती है, इस प्रकार की परतें हैं। तो चौथी परत जो है प्रकाश मंडल है और इसमें इसको सूर्य सतह कह देते हैं, दीप्तिमान स्तर भी इसको कहते हैं और फोटोस्फीयर भी इसी को कहते हैं। ये जो पांचवी परत है, ये पांचवी परत क्या कहलाती है, वर्णमंडल कहलाती है। वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। ये रंगीन प्रकाश का एक स्तर है और इस स्तर में एक्चुअली जो रंगीन है वो गैसें हैं, तापमान भी बढ़ते हैं और उनमें गुलाबीपन रहता है। और जो आखिरी जो परत है प्रभामंडल, प्रभामंडल है उसको कोरोना भी कहते हैं, किरीट भी कहते हैं, सोलर कोरोना, सोलर किरीट, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं और इस परत का घनत्व सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से ये हमने सूर्य की संरचना या सूर्य की आंतरिक संरचना, आप इसको आंतरिक संरचना भी कह सकते हैं, सूर्य की आंतरिक संरचना भी इसको आप कह सकते हैं। तो हम ज्यादातर किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, हम चौथी पांचवी छठी इन परतों के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश मंडल के बारे में पढ़ते हैं जिसको सूर्य की सतह कहते हैं ना, और वर्णमंडल के बारे में पढ़ते हैं और प्रभामंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने सूर्य की संरचना के बारे में आपको बताया। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। इन परतों के बारे में ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः विद्यार्थी बाहर की जो तीन परतें हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, अंदर की जो तीन परतें हैं उनके बारे में नहीं पढ़ते। कुल 6 परतें इसमें विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने बताया। अब इसके आगे की चीजों की चर्चा करते हैं अपन। देखिए, तो सूर्य की बात कर लेते हैं, हमारा सूर्य ही टॉपिक चल रहा है, सौर परिवार के अंदर हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य का जो एनर्जी है, सूर्य की जो एनर्जी है वो ऊर्जा किस रूप में बाहर निकलती है, प्रोटॉन के रूप में, प्रोटॉन के रूप में। और ये प्रोटॉन
क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये केंद्र में होते हैं ये प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन जो है केंद्र से ऊर्जा के रूप में बाहर निकलते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और जब इनकी गति ज्यादा होती है तो ये सौर ज्वाला के रूप में, ये क्या करते हैं? सौर ज्वाला के रूप में, सौर ज्वाला के रूप में बाहर निकलते हैं। यही सौर ज्वाला के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जो कि लपटों के रूप में दिखाई देते हैं। और जो लपटें हैं ना, ये देखिए मैं ये बात बताऊंगा आपको, ये जो लपटें हैं जो कि सौर ज्वाला है, ये एक्चुअली में है क्या? ये गर्म गैसों की आंधी है। गर्म गैसों की क्या है? ये आंधी है, बहुत तेज आंधी है गर्म गैसों की, और जो दूसरे ग्रहों तक निकल करके बाहर चली जाती है। यानी कि जो लपटें जो निकली प्रोटॉन के रूप में, वो अधिक उत्सर्जन यदि हो जाता है, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो जाता है, तो वो उत्सर्जन लपटों के रूप में बाहर निकलता है। और लपटें क्या है? गैसीय आंधी है, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गैसीय आंधी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं टेम्परेचर की बात बताऊंगा आपको कि पृथ्वी के केंद्र में कितना टेम्परेचर होता है, पृथ्वी की प्रकाश मंडल वाली जो सतह है वहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है, और एक सौर कलंक वाली स्थिति है, सौर कलंक में कितना टेम्परेचर होता है, ये बातें हम करेंगे अभी। तो इस क्रम में जब ये सौर ज्वाला वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो क्या होता है? प्रवेश करती है तो वायु के कणों से टकराकर, वायु के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश इंद्रधनुष देखते हैं आप, है ना, वो ये प्रक्रिया है ना, रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। जब ये सौर ज्वाला गर्म गैसों की जो आंधी है, ये ज्यादा तेज गति से उत्सर्जन होता है, तो ये सूर्य से बहुत आगे तक निकल जाती है। जब बहुत आगे तक निकल जाती है और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायु के अंदर कण भी होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, धूल मिट्टी राख वगैरह के, और जलवाष्प के कण भी होते हैं। तो इन वायु के कणों से टकराकर ये कैसा प्रकाश देते हैं? रंगीन कलरफुल लाइट देते हैं, है ना। और जब कलरफुल लाइट देते हैं तो इस रंगीन प्रकाश को क्या कहते हैं? अरोरा लाइट कहते हैं इसको, इस रंगीन प्रकाश को, ठीक है। और ये अरोरा लाइट यदि हम पृथ्वी के संबंध में बात करें, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब ये अरोरा लाइट जब उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है तो इसका जो नाम है वो कहलाता है अरोरा बोरियस। मैं इसको लिख देता हूं, अरोरा बोरियस। और जब ये दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, ये प्रकाश जब दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है जाकर के, तो यहां पर कहते हैं इसको अरोरा ऑस्ट्रेलियस। उत्तरी ध्रुव पर इस रंगीन प्रकाश को
जिसको कि अरोरा लाइट कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर इसको अरोरा बेरिलियस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ये आपके समझ में आ रही होगी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे आपको और बताऊंगा इसी क्रम में, ठीक है। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, इसको मिटा देता हूँ। वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी चीजों को बताना आवश्यक हो जाता है। देखिए, अब बात करते हैं अपन सौर कलंक की। सौर कलंक क्या होता है? ये एक्चुअली में होता क्या है कि जो सूर्य की सतह जो होती है, सूर्य की जो सतह होती है, जो कि चौथी परत मैंने आपको बताई थी, अभी परतें बताई थी, सूर्य की सतह किसको बोलते हैं? वो चौथी वाली परत को। चौथी वाली परत कौन सी थी? प्रकाश मंडल, ठीक है, या दीप्तिमान स्तर जिसको कहा था हमने। तो वो चौथी परत जो है वो सूर्य की सतह कहलाती है। और सूर्य सतह के ऊपर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां से बहुत ज्यादा तापमान का उत्सर्जन हो चुका होता है, बहुत ज्यादा सौर ज्वाला निकल चुकी होती है उस स्थान से। उन स्थानों पर क्या होता है कि घनत्व भी बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पर कई सौर ज्वाला निकलती और ऊर्जा वहां से चली जाती है बहुत ज्यादा, तो वहां पर क्या रह जाता है? कलंक के रूप में, धब्बे के रूप में, सूर्य के ऊपर धब्बे के रूप में इस प्रकार से कुछ सन स्पॉट्स जिनको कहते हैं, यानी कि धब्बे जैसे हो जाते हैं। कैसे रंग के? काले रंग के। तो ये काले धब्बे क्या कहलाते हैं? इन्हीं को कहते हैं हम सौर कलंक। इन्हीं को कहते हैं हम सन स्पॉट। इन्हीं को कहते हैं हम सन स्पॉट। तो इन पर क्या होता है? टेम्परेचर, सूर्य का जो टेम्परेचर होता है इन सौर कलंकों के ऊपर सबसे कम होता है। सूर्य के जितने भी परतें मैंने बताई हैं उनमें सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो इन्हीं का होता है। इन पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन ये सूर्य पर सबसे कम यही होता है, ठीक है। और जो केंद्रीय जो परत मैंने बताई थी आपको, केंद्रीय परत बताई थी ना मैंने, यहाँ पर कोर बताई थी, जो जिसको कोर मैंने कहा था, कोर भी कहते हैं, कोरोड भी कहते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। और कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया सूर्य के केंद्र का, है ना, जिसको कोर कहा था मैंने परतें बताई थी 6, उनमें केंद्रीय परत का है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, और जो सूर्य सतह का है, ये जो सतह है, ऊपर की जो सतह है पूरी, ये जो सतह है, सतह का कितना है? सतह पर रहता है अमूमन तौर पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो मैंने 3 टेम्परेचर बताए, एक 1500, एक 15 मिलियन और एक 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सौर कलंकों में इतना टेम्परेचर होता है, कोर के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो सतह पर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो ये अलग अलग सूर्य के टेम्परेचर मैंने आपको बताए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सौर कलंक से संबंधित एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो सौर कलंक जो होते हैं, ये सौर कलंक जो बेतार तार की व्यवस्था है, बेतार तार की जो संचार व्यवस्था है इस पृथ्वी पर, उसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। बेतार तार क्या है? जैसे वायरलेस की जो सिस्टम है धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और ये सौर कलंक प्रबल चुंबकीय केंद्र होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ये,
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। सौर कलम क्या करते हैं? बेतार संचार व्यवस्था को प्रभावित कर देते हैं। और ये जो सौर कलंक वाला जो प्रकरण है, ये सौर कलंक की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सूर्य में एक चक्र के माध्यम से होती है। एक चक्र के माध्यम से होती है, यानी कि सौर कलंक शुरुआती चरणों में जन्म लेते हैं, फिर अंत में जाकर ये खत्म भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है परमानेंट सौर कलंक सूर्य की सतह पर परमानेंट नहीं होते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। इनकी जो सौर चक्र जो होता है, माफ करना, सौर कलंक का जो चक्र है वो चक्र 11 वर्ष का होता है। 11 वर्ष का रहता है ये चक्र। सौर कलंक का जो चक्र है वो 11 वर्ष तक होता है और उस सतह से सौर कलंक हमेशा के लिए हट जाते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह बन जाते हैं। सूर्य तो बहुत बड़ा है ना। तो इस प्रकार से सौर कलंक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। औसत 11 वर्ष का समय रहता है। ये 11 वर्ष औसत है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। 11 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है, 15 वर्ष भी हो सकता है, 8 वर्ष भी हो सकता है, 7 वर्ष भी हो सकता है। ये औसत है, ठीक है, सौर कलंक का। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको सौर कलंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सूर्य के बारे में जानकारी को लेकर के। इसका जो घूर्णन है, सूर्य का जो घूर्णन है, सूर्य का जो घूर्णन है वो कितना है? सूर्य का घूर्णन अपने अक्ष पर कितना है? वो 29.4 दिन है। कुछ पुस्तकों में ये लिखा हुआ है 25.38 दिन लिखा हुआ है। तो कई बार कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि साहब अगर एग्जाम में आ जाए तो ये सही है कि ये सही है। कभी भी एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। आप अधिकांशतः इसको सही मानिएगा, ठीक है, और अगर ये नहीं आता, ये आता है, तब आप इसको सही मानिएगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों ही साथ साथ आ जाए, ठीक है, क्योंकि विभिन्न पुस्तकों में दोनों ही है, ठीक है। आपको पुस्तकों के नाम भी मैं बता दूं। एक भौतिक भूगोल है जो डॉक्टर चतुर्भुज मामुरिया की पुस्तक है, और एक कॉस्मोस पब्लिकेशन की है, महेश गणवाल जी की पुस्तक है समग्र भूगोल नाम से। उन दोनों में इस प्रकार से ये बताया गया है। अलग अलग आंकड़े हैं पुस्तकों में, दोनों ही ऑथेंटिक पुस्तक है, ठीक है। तो ये सूर्य जो है अपने अक्ष पर इतने दिन में, यानी कि हमारा 24 घंटे का दिन होता है पृथ्वी पर, तो सूर्य पर इतने टाइम में, मेरा मतलब है कि 24 घंटे पृथ्वी अपना परिक्रमा कर लेती है। तो सूर्य अपना खुद का, यानी ऐसे करके इस प्रकार से 29.4 दिन या 25.38 दिन में कर लेती है, क्योंकि अलग अलग आंकड़े हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा, ठीक है। तो इनमें से जो भी परीक्षा में आता है उसको आप सही मानेंगे। अब अगला तथ्य है सूर्य की पृथ्वी से दूरी। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, ठीक है। तो कई बार सवाल आ जाता है कि साहब 14.70 करोड़ किलोमीटर है। कई बार ये भी आता है, कई बार 15.20 करोड़ किलोमीटर, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कई बार 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये 3 आंकड़े हैं सूर्य की पृथ्वी से दूरी। तो देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है, वो परिक्रमा कैसे करता है? पृथ्वी करती है, उल्टा बोल गया मैं। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य नहीं करता है। सूर्य स्थिर है, ठीक है, वो केवल घूर्णन करता है अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। जो मैंने 25 और 29 दिन अभी बताया था आपको। पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की। तो मान के चलिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है,
अब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी। तो आज पृथ्वी मान के चलिएगा यहां पर है इस जगह पर, और घूम करके पृथ्वी 6 माह बाद यहां आ जाएगी। तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी, दोनों स्थितियों में मैं कर देता हूं। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी स्थिति नंबर 1, और सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की दूरी स्थिति नंबर 2। ये 2 स्थितियां हैं। तो पृथ्वी हमेशा, ऐसा नहीं होता है कि साल के 365 दिन में सूर्य से बराबर स्थिति पर नहीं रहती है, दूरी बराबर नहीं रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से परिक्रमा करती है कि कभी तो बहुत दूर हो जाती है सूर्य से पृथ्वी, और कभी बहुत पास आ जाती है। तो दूर और पास होना, इस प्रकार दीर्घवृत्त मार्ग पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जब सबसे दूर होती है, यानी सबसे जब दूर होती है पृथ्वी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी उस समय कौन सी होती है? 15.20 करोड़, 15.20 करोड़ किलोमीटर। और जब सबसे ज्यादा पास होती है, यानी सबसे पास होती है पृथ्वी सूर्य के जब, तो वो दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। यानी कि ये स्थिति कौन सी है? ये दूर की स्थिति है और ये पास की स्थिति है। लेकिन कई बार पृथ्वी औसत भी हो सकती है, यानी कि न ज्यादा दूर न पास, बीच की स्थिति में हो सकती है पृथ्वी। तो ये जो दूरी है, जो औसत दूरी है, ये औसत दूरी क्या कहलाती है? ये कितनी कहलाती है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। जब औसत दूर होती है पृथ्वी सूर्य से, तो ये कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि 14.98 जो है, कुछ पुस्तकों में 14.96 भी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम के अंदर 14.98 भी दे दे और 14.96 भी दे दे, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। वो देगा तो 12.98, 8.96 ऐसे देगा करोड़ किलोमीटर में, है ना। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की जो पृथ्वी से जो दूरी है सूर्य की, वो अलग अलग दिनों में अलग अलग रहती है, ठीक है। औसत जो है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सबसे पास होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है, और सबसे दूर जो है ये होती है। ये स्थिति कब होती है? ये वाली सबसे पास वाली स्थिति कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। ये स्थिति होती है 3 जनवरी को, ये वाली। और ये दूसरी वाली जो स्थिति होती है, ये 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। तो देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कुछ लोग बुजुर्ग ये कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है तब पृथ्वी पर गर्मी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्क रेखा के संबंध में अगर हम बात करें, हम भारत के संबंध में बात कर रहे हैं, तो 3 जनवरी को भारत में गर्मी होती है, सर्दी होती है? स्वाभाविक सी बात है, सर्दी होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सर्दी होती है, लेकिन सूर्य सबसे पास में। अगर सूर्य पास में होने से गर्मी होती तो 3 जनवरी को कर्क रेखा पर गर्मी थोड़ी पड़ती, सर्दी पड़ती यहाँ पर, क्योंकि जनवरी के माह में गर्मी पड़नी चाहिए थी, है ना, लेकिन एक्चुअल में सर्दी पड़ती है ना। मैं उल्टा बोल गया। अगर नजदीक है पृथ्वी तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन सर्दी है। सर्दी और गर्मी जो ऋतु परिवर्तन है वो अक्षांश रेखाओं के और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होती है, ना कि सूर्य और पृथ्वी के पास होने से। हाँ, इतना जरूर है कि औसत तापमान जो संपूर्ण पृथ्वी को मिलने वाला है, चाहे कर्क रेखा हो चाहे मकर रेखा हो, है ना, तो औसत तापमान जो है पूरी पृथ्वी को मिलने वाला, यानी 2 अरबवां हिस्सा जो है, 2 अरबवां हिस्सा सूर्य से निकलने वाले तापमान का पृथ्वी को प्राप्त होता है, 2 अरबवां हिस्सा। तो ये 2 अरबवां हिस्सा जो है
इसमें थोड़ी मात्रा कम हो सकती है इस स्थिति में दूर होने पर, और पास होने पर 2/9 हिस्सा ही प्राप्त होगा, बल्कि थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति जरूर हो सकती है। अब 3 जनवरी वाली स्थिति को, ये जो स्थिति है, इस स्थिति को नाम दिया गया है उपसौर। इस स्थिति को नाम दिया गया है उपसौर, और 4 जुलाई वाली स्थिति को नाम दिया गया है अपसौर। उपसौर और अपसौर, तो पृथ्वी के संदर्भ में भी ये उपसौर और अपसौर होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में भी ये उपसौर और अपसौर होते हैं। ठीक है, मतलब सौर की जगह वहां भू का नाम भी दिया जाता है, उपभू अपभू, तो वहां पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों की बात कर रहे हैं, है ना। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो अपभू और उपभू और अपभू है ना, ये हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपसौर और उपसौर की बात करते हैं। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं इसको मिटा देता हूं इस बार। ये सौर मंडल में अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं, अभी किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक पार्ट में मैं सूर्य के बारे में बता देता हूँ, अगले पार्ट में मैं जो ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, तारे, धूमकेतु, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब सूर्य की अपन चर्चा कर रहे हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं यहाँ। और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं अपन यहाँ पर। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, देखिए। जो व्यास है, सूर्य का व्यास है, हम सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? वो है 1392530 किलोमीटर, 13,92,530 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। व्यास क्या होता है? देखिए, ये सूर्य है, सूर्य की एक सतह से लेकर के दूसरी सतह तक, एक सतह से लेकर के दूसरी सतह तक की जो दूरी है उसको व्यास कहते हैं। सूर्य की त्रिज्या किसको कहेंगे? सूर्य के केंद्र से लेकर के कितनी ये दूरी है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये पूरा व्यास कहलाता है ना। तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो वो त्रिज्या निकल करके आ जाती है ना। तो सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,530 किलोमीटर। दूसरा फैक्ट, अगला फैक्ट है आयतन। सूर्य का आयतन कितना है? सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। वाह, सूर्य बहुत विशाल है, पृथ्वी से 13 लाख गुना। आयतन का मतलब है आकार उसका बड़ा, एरिया को कवर कर रहा है ना, तो वो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, सूर्य का द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान कितना भारी है सूर्य, तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक, 3,32,000 गुना अधिक है द्रव्यमान सूरज का पृथ्वी से। अब हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? पृथ्वी से 28 गुना अधिक है, पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। ठीक है, जब मैं ग्रहों की
चर्चा करूंगा ना आपसे, ग्रहों को पढ़ाऊंगा तो मैं पृथ्वी के आयतन, व्यास, द्रव्यमान सबकी बात करूंगा, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, सबकी बात करूंगा। अब पृथ्वी से 28 गुना अधिक है सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल, तो कोई चीज अगर धरती पर 1 किलो वजन है उसका, मान के चलेगा 1 किलो वजन है, तो सूर्य पर वो 28 किलो की होगी। कोई वस्तु जब पृथ्वी पर 100 किलो की है तो सूर्य पर वो 2800 किलो की होगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल 28 गुना ज्यादा है, 28 गुना ज्यादा ताकत से सूर्य खींचता है पृथ्वी के सापेक्ष किसी भी वस्तु को। आगे ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। मैंने सूर्य की संरचना बताई थी आपको, परतें बताई थी, अब संगठन की बात करता हूं मैं। सूर्य का संगठन, सूर्य का संगठन कहने का तात्पर्य सूर्य के निर्माण में किन किन चीजों का योगदान है। तो देखिए संगठन में हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो 71% है और हीलियम की जो मात्रा है वो 26.5% है, और जो बचा हुआ जो पार्ट है यानी 2.5%, इस 2.5% में अन्य पदार्थ आ गए, सारे अन्य पदार्थ या गैस हैं वो सारे इसके अंदर आ गए, इस 2.5% के अंदर। तो सूर्य का जो संगठन है उस संगठन में पहली चीज हाइड्रोजन, दूसरी चीज और तीसरे में बहुत सारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी वहां पर, है ना। नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, जलवाष्प नहीं होगी, जल नहीं होगा वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से ये सूर्य का संगठन है। इसी क्रम में और आगे हम चर्चा करें तो सूर्य जो है, हम बार बार एक बात कहते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में कोलाइड होते, परिवर्तित होते रहते, तो उससे ऊर्जा निकलती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्टेड होते ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा सूर्य की बाहरी सतह से धरातल की ओर उत्सर्जित होती रहती है। तो उत्सर्जित जब होती रहती है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए किस मात्रा में उत्सर्जित होती है, कितनी आती है ना। माप है हर चीज की, है ना। तो वो माप कितनी मात्रा में सूर्य जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, ठीक है। तो वो देखिए यहां पर है ये आंकड़ा, सूर्य का ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा उत्सर्जन दिन कितना है। सूर्य का ऊर्जा उत्सर्जन है 10⁻26, 10⁻26, 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड, यानी कि कितनी ऊर्जा निकलती है सूर्य की सतह से। 10 के ऊपर 26 जीरो लगा दो आप, 10 के ऊपर 26 जीरो लगा दीजिएगा, उतने जूल ऊर्जा 1 सेकंड में निकलती है। 1 सेकंड में इतनी सारी एनर्जी सूर्य की सतह से निकल जाती है। देख लो कितनी ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन सूर्य करता है। हम तक तो केवल 2 अरबवां हिस्सा पहुंचता है, और ये 2 अरबवां हिस्सा ही देखिए गर्मी का मौसम है, इस समय पर यही झुलसा देता है। अगर पेड़ों में पौधों में 5 दिन पानी ना मिले तो पेड़ खत्म हो जाते हैं, पत्तियां जल जाती हैं, ना। कितनी टेम्परेचर रह जाता है। और वो तो ओजोन परत है ऊपर हमारे, इस वजह से पराबैंगनी विकिरण जो है वो छनके आता है हमारे पास तक। अगर यदि ओजोन परत नहीं हो ना तो ये 2 अरबवां हिस्सा भी हमको जला करके राख कर देता है ना। तो सूर्य का उत्सर्जन कितना है, उत्सर्जन है 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से उत्सर्जन करता है। अब इसी क्रम में अगला आंकड़ा है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय लेता है।
यानी कि वहां से चलने में सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ से सतह से चलना प्रारंभ करता है, पृथ्वी की सतह तक आने में कितना टाइम लेता है, कितना समय लगता है सूर्य प्रकाश को यहाँ तक आने में। तो ये जो टाइम है ये 8 मिनट 18 सेकेंड 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है इसमें। और जो चाल है, इसकी जो चाल है, किस चाल से चलता है ये, अगर हम इसकी बात करें, चाल क्या है इसकी, जो चाल है किस चाल से चलता है ये, तब इतने टाइम में पहुंच जाता है। और ये चाल है इसकी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर, 10 की घात 8 मीटर, 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि अगर उसको दूसरी उसमें कन्वर्ट करेंगे यूनिट में, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है 8 मिनट 18 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है, और ये इस चाल से यानी कि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलता है। यानी कि 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है 1 सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड में कितना समय लगता है आप जानते हैं ना। तो इस प्रकार से बहुत तेज गति से प्रकाश चलता है। कई बार आप प्रकाश की गति को महसूस कर सकते हैं। कई बार बिजली चमकती है और उसके गड़गड़ाने की आवाज हमको बाद में सुनाई देती है। बिजली जैसे कड़कती है कहीं दूर, तो आवाज हमको बाद में सुनाई देती है। कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश की गति ज्यादा तेज है। प्रकाश बहुत तेज गति से मूवमेंट करता है और ध्वनि की गति कम है, तो चमकना हमको पहले दिखाई दे जाता है। प्रकाश बिजली चमकने के साथ ही हमको पहले पहुंच जाता है हमारी आंखों तक, लेकिन जो आवाज है बिजली कड़कने की वो हमारे कानों तक बाद में पहुंच पाती है। तो इसलिए चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट हमको बाद में सुनाई देती है ना। तो प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। अच्छा, अगर यदि हम प्रकाश की गति की बात कर रहे हैं और चाल की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश वर्ष का जानना भी बहुत जरूरी होता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। ये आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष, एक्चुअली प्रकाश वर्ष एक बहुत बड़ी दूरी है। अब तमाम आकाशीय पिंडों को हम मीटर, किलोमीटर, मील वगैरह में तो नहीं नाप सकते, वो तो बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं उनके अनुपात में। तो बड़ी बड़ी इकाइयां हमने जनरेट की, बड़ी बड़ी इकाइयों की खोज की, तो हमने प्रकाश वर्ष एक ऐसी इकाई के रूप में माना जिससे नक्षत्र, ग्रहों, तारों की दूरियों को नापा जा सके। अब ये प्रकाश वर्ष होता क्या है, इसकी बात करें तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, 9.45 गुणा 10 की घात 13 मीटर। 9.45 गुणा 10 की घात 13 मीटर, नहीं 13 किलोमीटर, माफ करना 13 किलोमीटर। अगर मीटर करेंगे तो 10 की घात 15 कर देंगे, ठीक है। तो इतनी दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.45 गुणा 10 की घात 13 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर यह मीटर रखेंगे तो यह 10 की घात 15 कर देंगे, है ना। तो इतनी दूरी होती है, ये देखिए आप, ठीक है। और जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या करता है, एक वर्ष में एक प्रकाश वर्ष दूरी तय करता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में
तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.45 गुणा 10⁻13 किलोमीटर। यानी कि एक साल में सूर्य का प्रकाश इतनी दूरी तय कर लेता है, और यही एक प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ज्यादातर चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है। अच्छा, एक चीज और है, पार्सेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी नापने की। पार्सेक क्या है? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है ये दूरी नापने की। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। 3.6 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये पार्सेक जो है दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ये कई चीजें हमने आज सूर्य के संबंध में पढ़ी हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा। काफी जानकारी आपको, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिएगा इसका। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब ये सौरमंडल की पहली क्लास है जिसमें हमने सूर्य का परिचय लिया है, सूर्य के बारे में विभिन्न तथ्यों को जाना है। अब अगली क्लास में हम सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रह हैं या आपके धूमकेतु हैं, उनका पिंड है, इनके पुच्छल तारा, इनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो इसको हम पार्ट 1 कहेंगे। अब पार्ट 2 में मैं सौरमंडल का जो नेक्स्ट जो नॉलेज है वो आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।